हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोग का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंडियन हिस्ट्री। इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 20 होगा, जिसका मैं फुल डिस्कशन कराऊंगा। और ये मेरे भाई टेस्ट 2 होगा। इससे पहले टेस्ट 1 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें मेरे भाई क्वेश्चन का जो लेवल दिया गया है बहुत ही बढ़िया दिया गया है और आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। मेरे को जब क्वेश्चन बढ़िया मिलता है तभी मैं उसका डिस्कशन करवाता हूँ, वरना नहीं करवाता हूँ। मैं खुद जॉब में हूँ तो मुझे जितना समय मिल पाता है उसके रिगार्डिंग ही मैं आपका वीडियो बना के देता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसी टॉपिक को मैं बताऊँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही साथ मैं कंसेप्ट भी दूंगा ताकि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि अभी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन रटने वाला नहीं आता है मेरे भाई, कंसेप्ट वाला पूछा जा रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सिंधु सभ्यता के विस्तार के रिगार्डिंग आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी पूछा था। अगर आप लोग बिहार दरोगा का एग्जाम दिए होंगे 2446 पोस्ट में, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो आइए सबसे पहले मैप के बारे में थोड़ा सा जान लेता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। देखिए, डायरेक्शन आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था, वो आपको त्रिभुजाकार था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, आपका जो ये नॉर्थ का जो एरिया होगा भाई, जो नॉर्थ का जो एरिया, नॉर्थ में आपको मांडा जिला देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम में देखो पूछा है मांडा, ठीक है। मांडा कहाँ कहाँ है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में होगा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अब नीचे हम आते हैं, साउथ की तरफ आते हैं। तो साउथ में आपको क्या देखने को मिलता है, दैमाबाद। देखो दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो दैमाबाद आपको पता है महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। मैं शॉर्ट में एम लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, इधर हो गया। अब हम आते हैं आपको वेस्ट के साइड में आते हैं। वेस्ट के साइड में तो आपको वेस्ट में क्या मिलेगा, पश्चिम में क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ से चलते हैं। पश्चिम में जो आपको है ये सूतका गेंडौर है। और सूतका गेंडौर आपको कहाँ देखने को मिलता है भैया, तो ये बलूचिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान में, ठीक है। मैं थोड़ा सा हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए रेटिंग आपको ऐसा दिख रहा होगा। चलिए, और इधर आ जाते हैं हम, ईस्ट में आते हैं। तो ईस्ट में जो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ईस्ट में तो आपको पता है आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहाँ देखने को मिलता है आपको, तो ये आलमगीर यूपी का हिस्सा है। तो ये जब तक आपको डायरेक्शन याद नहीं रहेगा, आप हमें नहीं अगर अच्छा से याद कीजिएगा तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सेट किया जाता है, आप गलती कर दोगे। तो ये नॉर्थ में जो आपका क्या देखने को मिला, मांडा जम्मू कश्मीर में। नीचे आइए साउथ पुल में, साउथ में दैमाबाद है। दैमाबाद आपको महाराष्ट्र में देखने को मिला है। फिर आते हैं वेस्ट में। वेस्ट में आपको सूतका गेंडौर है जो कि बलूचिस्तान में देखने को मिलता है। और एक बच गया आपका आलमगीरपुर जो आपको यूपी का हिस्सा है। तो आपको इसको आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है ना, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर में तो आपका बता चुका हूँ मांडा है और दक्षिण में दैमाबाद है। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हर क्वेश्चन का, तभी आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ पाओगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन देखिए बिहार एसएससी बिहार दरोगा में पूछा चुका है, ठीक है। तो सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो आप सब पढ़ चुके होंगे कि सत्यमेव जयते भैया मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, ये जावा उपनिषद में क्या लिया गया है, तो जावा उपनिषद में आपको पता है चारों आश्रमों का वर्णन है इसमें। तो ये आपको पता होना चाहिए, चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है किसमें, तो जावा उपनिषद में। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। एक देखो है ईशोपनिषद। तो ईशोपनिषद जो हाल फिलहाल में भी लोकपाल विधेयक पारित हुआ था, आप करंट अफेयर पढ़े होंगे तो पता होगा। लोकपाल बिल का जो प्रमुख वाक्य जो लिया गया है वो किससे लिया गया है, तो ये ईशोपनिषद से लिया गया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। एक तरफ वंश और उसके संस्थापक है। तो बृहदर्थ वंश के संस्थापक कौन था, तो ये तो भैया बृहदर्थ ही था, आपको पता है, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन तो होता है, तो हर्यक वंश का संस्थापक आपको पता है ये बिंबिसार होता है, ठीक है। और नाग वंश का संस्थापक कौन होता है, तो नाग वंश का संस्थापक भाई मेरे दोस्त शिशुनाग होता है। और नंद वंश का जो संस्थापक होता है महापद्मा नंद होता है। यहाँ से देखो ट्विस्ट है, यहाँ से 3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधा छपता है, हमेशा पूछा गया है। एक तो देखिए नंद वंश का संस्थापक तो हो गया, ठीक है, महापद्मानंद। इसका अंतिम शासक होता है मेरे दोस्त घनानंद, बहुत ही क्रूर शासक होता है घनानंद। देखो
घनानंद होता है। तो एक्चुअल में देखो घनानंद जो होता है नंद वंश का अंतिम शासक होता है, उस समय मगध का इसका बहुत बड़ा राज होता है। तो इसमें एक होता है देखो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है आपको चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को भाई गिरा गिरा के मारता है और इसको पूरे तरीक़ा से ख़त्म कर दिया जाता है और फिर आपको मौर्य वंश के स्थापना होता है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछा गया है कि घनानंद के समय आक्रमण कौन किया था। तो घनानंद के समय मेरे दोस्त सिकंदर आक्रमण करता है, एग्जाम में 10 बार पूछा गया है। ठीक है, घनानंद के समय सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेलुकस। देखो सेलुकस। तो ये 2 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन ये 2-3 पॉइंट है जो आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, मौर्य वंश का संतान चंद्रगुप्त मौर्य मार के घनानंद को मौर्य वंश का स्थापना करता है किसकी सहायता से, तो विष्णु गुप्त चाणक्य कौटिल्य इसको बोला गया है। तो ये मौर्य वंश में 3 शासक होता है, आपको ये तो पता होगा। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, दूसरा बिंदुसार हो गया और तीसरा अशोक होगा। जो मौर्य वंश का जो शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय कहाँ बिताता है, तो ये श्रवण बेलगोला में फास्टिंग मेथड, देखो ये पूछा जाता है जी, फास्टिंग मेथड के कारण अपना मृत्यु त्याग देता है। कहाँ पे, सिंगरेनी पर्वत पे, जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। चलिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर ये तो यूपी में है दोस्त, ठीक है, और यूपी में आपको देवगढ़ में है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। ये मंदिर खास करके पता है क्यों फेमस है, ये विष्णु से रिलेटेड है। ठीक है, विष्णु भगवान से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग याद रखना। ये विष्णु को समर्पित है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, गुप्त काल को मेरे भाई स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो स्वर्ण काल का मैं सारा कंसेप्ट आपको दे देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन स्वर्ण काल, देखो मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग नोट कर लेना। स्वर्ण काल सबसे पहले देखो गुप्त काल को, एक तो हो गया भैया गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। और चित्रकला का देखो शॉर्ट में भी लिखता हूँ, चित्रकला जो स्वर्ण काल है भैया किसको कहा जाता है, तो जहांगीर को कहा जाता है, ये भी याद रखना। स्थापत्य कला का स्थापत्य कला के लिए किसको बोला जाता है स्वर्ण काल, तो ये शाहजहां के समय में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। 3 हो गया। और मैं बताऊँ क्या, कन्नड़ भाषा का स्वर्ण काल तो राष्ट्रकूट का काल को कहा जाता है। राष्ट्रकूट में कौन था, तो अमोघ वर्ष था। तमिल भाषा का स्वर्ण काल चले जाओगे तो किसमें, तो चोल काल को। तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल चलोगे तो विजयनगर साम्राज्य में जो कौन था, कृष्णदेव राय था ना, उसके समय में। फारसी भाषा का स्वर्ण काल चले जाओगे तो किसके समय में, मुगल काल में, अकबर के समय में। हिंदी भाषा का स्वर्ण काल बोलोगे तो किसके समय, मुगल काल के, अकबर के समय में। संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल अगर पूछा जाए एग्जाम में तो गुप्त काल किसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एक्चुअल में देखो हुआ था क्या, बुद्ध जो थे, जो आगे चल के सिद्धार्थ कहलाते, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तो ये सिद्धार्थ कहलाए थे। ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर को त्याग दिया था और इसी प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, गृह त्याग हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ये भी एग्जाम बीपीएससी दरोगा में पूछा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऋग्वेदकालीन 10 राग युद्ध, जिसको 10 राजाओं वाला भी युद्ध कहा जाता है, में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति 10 राजाओं के परिसंध में शामिल नहीं था। तो मेरे दोस्त मत्स्य नहीं शामिल था, इसको याद रखना। ठीक है, अब देखो वेद, यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एक तो वेद, तो वेद को कौन लिखा है, तो आपको पता है वेद व्यास लिखा है और वेदों की संख्या कितना है, 4 है। ठीक है, मैं बोलते जाऊँ, आप देख लेना। देखो सबसे प्राचीन वेद कौन सा था, तो आपको पता है ये प्राचीन वेद आपको कौन था, तो भैया ऋग्वेद था। इसको आप लोग याद रखना, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ऋग्वेद के बाद फिर आइए वो सामवेद आता है। सामवेद किससे रिलेटेड था, तो ये मैं यूपी बिहार लूटने यानी गायन से रिलेटेड था। तो आपको सामवेद को याद रखना किससे रिलेटेड है, गायन से रिलेटेड है। फिर ये यजुर्वेद आते हैं। यजुर्वेद में क्या है, तो ये कविता और कहानी वाला यानी गद और पद वाला हो जाएगा यजुर्वेद, इसको भी आप लोग याद रखना। फिर देखो अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में क्या है, तो ये सबको पता है ना कि इसमें आपको जादू टोना भूत प्रेत ये सबसे रिलेटेड किसमें, अथर्ववेद में है। तो ये चारों एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। प्राचीन वेद हो गया आपका ऋग्वेद, लेकिन एक क्वेश्चन घुमाएगा, क्वेश्चन कहेगा सबसे बाद वाला वेद कौन सा है, तो सबसे बाद वाला जो वेद है आपको अथर्ववेद है, इसको भी आप लोग याद रखना।
देखो ये भी क्वेश्चन एंसेंट इंडिया का सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक तरफ आपको गंधकार है और दूसरी तरफ मूल ग्रंथ है, एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा है यार। देखो वारा मिहिर, तो वारा मिहिर क्या लिखा है, तो वारा मिहिर भैया आपको पता है ये बृहत संहिता लिखा था, ठीक है। फिर आते हम विशाखा दत्त, तो विशाखा दत्त का ये पुस्तक था देवकी नंदन चंद्रगुप्तम, बहुत ही फेमस पुस्तक है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शूद्रक, तो शूद्रक तो आपको पता है मृगकटिकम लिखा था, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और बिल्हन के द्वारा क्या लिखा गया, तो विक्रमांक देव चरित्रम लिखा गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों क्वेश्चन एकदम VVI है एकदम, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है, तो इसको आप लोग याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो मैं डिस्कशन करवा रहा हूँ ना भाई, वो उत्कर्ष कला भी नहीं करवाएगा, ठीक है। तो जो मैं बता दे रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक तो है हावड़ा षड्यंत्र प्रसारण, ये सही है, ठीक है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रसारण ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र ये भी सही है, 1916 से 1930 तक चला था। ककोरी कांड 1924 नहीं है मेरे दोस्त, ककोरी कांड का डेट याद रखना, डेट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ककोरी कांड जो होता है आपको 9 अगस्त को होता है, 9 अगस्त 1925 को होता है। तो ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, डेट आपको याद होना चाहिए। इसमें से एक्चुअल में हुआ था क्या था, आपको पता था सरकारी खजाना लूट लिया गया था, जिसमें से आपको पता है 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से बहुत से लोगों को, क्रांतिकारी को फांसी भी हुआ था और बहुत सा को जेल भेज दिया गया था। उसमें से आपका नाम ये सब सुने होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। तो इसमें से एक था चंद्रशेखर आज़ाद, जो गिरफ्तार नहीं हुआ था, वो भाग निकल गए थे, गिरफ्त में नहीं आया था और वो निकल गए थे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो सिख गुरु से रिलेटेड है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो ये सबको पता होगा खालसा पंथ कौन किया था, तो सिखों के 10वें गुरु, ठीक है, एवं अंतिम गुरु किस लिए, क्योंकि आपको पता है आदि ग्रंथ को ही अगला गुरु मान लिया गया था और ये गुरु गोविंद सिंह खत्म लास्ट हो गए थे। तो ये ऐसा इसलिए हुआ गया था कि ये जब सिख गुरु गोविंद सिंह का जब मृत्यु हुआ था तो सिख लोग आपस में बहुत विवाद करने लगे कि हम होंगे अगला गुरु। तो इससे पहले ही घोषणा कर दिए थे मरने से पहले कि आप गुरुओं का पद हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा और आदि ग्रंथ को ही अगला गुरु मान लिया जाएगा। इसीलिए ये सिखों के जो गुरु गोविंद से 10वें गुरु थे। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, रट्टा मारते रह जाओगे, कभी नहीं रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। इनके द्वारा एक चीज़ और शुरू किया गया था, आप लोग सुने होंगे पाहुल प्रणाली भी इनके द्वारा शुरू किया गया था। इनके द्वारा 2 चीज़ और किया गया था, जो लड़कियां लोग कौर लगाती है, कौर, जैसे हरप्रीत कौर जो इंडियन महिला टीम के कैप्टन है, और ये सी लगाता है पुरुष लोग। तो ये दिए थे कि भैया महिला लोग कौर लगाएगा और ये पुरुष लोग सी लगाएगा। तो ये भी कोई किसने शुरुआत करवाए थे, तो ये गुरु गोविंद सिंह करवाए थे। तो ये तो हो गया इसका आंसर। लेकिन यहाँ से देखो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एकदम रिपीट किया जाता है। एक तो भैया गुरु तेग बहादुर से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसने ये औरंगजेब था ना इसी के समय में, हाँ औरंगजेब जो था, देखो औरंगजेब जो थे ये गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बोला गया था, लेकिन इसने कट्टर एकदम नहीं बोले, नहीं भैया हम इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए औरंगजेब था, बड़ा बदमाश था, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है, आप पढ़े होंगे इतिहास में, ठीक है। तो ये इसको मरवा देता है। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इस्लाम धर्म स्वीकारने के नहीं के कारण किस गुरु का मृत्यु हुआ था, तो औरंगजेब इसको मरवा देता है। तो ये एग्जाम के बहुत बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन और देखो पूछा जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, जो आपको खुसरो को जो मदद करता है, ठीक है, वो भी एग्जाम में देखो बहुत बार पूछा जाता है। अर्जुन देव, ठीक है, अर्जुन देव को कौन मरवाता है, तो ये था आपका उसके समय में जहांगीर। तो जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव को भी मृत्यु दंड दिया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रामदास से देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर शहर का संस्थापक, ठीक है, अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे, तो ये गुरु रामदास थे। लेकिन क्वेश्चन घुमाएगा पूरा किसने किया था, अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल था पूरा किसने बनवाया था, तो पूरा करने का जो श्रेय भैया वो गुरु अर्जुन देव को जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रख लेना, नहीं तो ऊपर पढ़ोगे तो जाओगे फिर बोरा में। चलिए अगला देखो, मैं एक वीडियो पे ऑलरेडी बना चुका हूँ गुरु गोविंद सिंह, पूरा सिख धर्म पे मेरा एक वीडियो बना हुआ है, 10 मिनट का वीडियो है, देख लेना यूट्यूब पे। ऐसा कंसेप्ट दिया हूँ कि आपको कभी नहीं भूलोगे और सारा कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उस वीडियो में। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुई थी, देखो डेट मिसिंग है इसमें, डेट आप याद रखना।
11 जून को पुरंदर की संधि होता है। 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि होता है। किसके किसके बीच होता है? तो ये शिवाजी और जय सिंह के बीच में होता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिसमें से क्या क्या योजना तैयार किया गया था उसमें? तो शिवाजी ने अपने 35 किलो में से, ठीक है, 35 जितना भी किला था उस समय तो किला ही होता था, 35 किलो में 23 किले जो है मुगल को दे दिया गया था। तो ये आप लोग इसको याद रखना। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा सेट किया गया। हड़प्पा कालीन तांबे के रथ की खोज। देखिए हड़प्पा काल में तांबे का जो रथ का जो एविडेंस मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो वो आपको भैया दमताबाद में मिलता है। ठीक है, दैमाबाद में मिलता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आपके एग्जाम में बनवाली से भी क्वेश्चन सेट किया जाता है। बनवाली से देखो 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो एक तो पूछा जाता है कि यहाँ पे एक भैया मोहरे मिला था और ये आपको बटखरा मिला था, बटखरा। तो ये आपको बनवाली से 2 चीज़ का एविडेंस मिला है, एक मोहरे का और एक बटखरा का। ठीक है, बाकी राखी गढ़ी ये सब तो आपको पता होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? तो ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अपने वीडियो में। ये चारों आश्रमों का जो उल्लेख जो मिलता है भैया वो आपको जावा उपनिषद में मिलता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो देखो अंतिम जानने से पहले सबसे पहला जान लो, इंपॉर्टेंट होगा जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ये ऋषभ भद्देव थे। और इसको ऋषभ भद्देव बोल या इसको आदिनाथ भी बोला गया है, कई बार एग्जाम में ऑप्शन में ये दे जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, और ये 23वां कौन था? तो 23वां तो आपको पता है ये पार्श्वनाथ थे, 23वां। ठीक है, और जो महावीर जो हुए थे आपको महावीर स्वामी ये कैमे थे, तो ये आपको अंतिम थे। तो इसको भी आप लोग याद रखना। 24वें तीर्थकर बोले तो अंतिम तीर्थकर थे। तो ये भी आप लोग याद रखना। इनका जन्म तो पता है आपको, वैशाली के कुंडल ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में होता है 599 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम आपको त्रिशला होता है। तो ये सब बेसिक जानकारी आपको में भी पता होगा। बचपन का नाम वर्धमान होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजा कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। आज मैं चारों आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। ये एक्चुअल में चतुर्थ में हुआ था, लेकिन इसके बारे में पूरा डिटेल जानो। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पहला देखो प्रथम जो हुआ था किसके समय में हुआ था? यहाँ से देखो 2 लकीर खींचो, एगो ऐसे एगो ऐसे। हाँ देखो प्रथम जो हुआ था आपको, तो प्रथम आपको कहाँ हुआ था? ये सबसे पहला होना चाहिए। तो प्रथम जो हुआ था भैया ये राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। ठीक है, और ये किसके समय में हुआ था? शासक देखो इंपॉर्टेंट है। तो ये भैया अजात शत्रु के समय में हुआ था। ठीक है, अजात शत्रु के समय में हुआ था। और क्वेश्चन अगर डीप पूछता है जिसका अध्यक्ष भी पूछ लेता है तो शॉर्ट में मिल लेता हूँ महाकश्यप जो थोड़ा पर। ठीक है, तो पहला जो हुआ था बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। अजात शत्रु उस समय शासक था और महाकश्यप उसका अध्यक्ष था। अब हम दूसरा पे आते हैं। दूसरा देखो कहाँ आयोजित किया गया था? दूसरा आपको पता है वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है, और यह आपको उसका शासक पहले जान लो। दूसरा नंबर में शासक कौन था? तो भैया कालाशोक था। और उसका अध्यक्षवा कौन था? तो अध्यक्ष तो भैया कौन था? सबकवीर या सबककामी, सबकवीर या सबककामी, आप शॉर्ट में इसको याद रखना। दूसरा हो गया। तीसरा आते हैं, तो तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा अपना पाटलिपुत्रा में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और पाटलिपुत्रा में कौन था उस समय? शासक कौन था? तो मौर्य वंश का शासक था। कौन था भैया? अशोक था। ठीक है, और उसका अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था मुगलीपुत्र तीस से। शॉर्ट में देखो 30 लिख लेता हूँ, सुनो। ठीक है, क्योंकि ये सब किताब में सब ऑलरेडी नोट होगा, लेकिन सुनो तो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, और चौथा तो मैं आपको बता ही दिया था। चौथा तो चतुर्थ जो हुआ था किसके समय में हुआ था? तो ये आपको कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क कौन वंश के शासक था? तो ये भैया कुषाण वंश के बहुत ही प्रतापी शासक था। इसने 78 BC में आपको शक संवत भी चलाया था। और ये चतुर्थ था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष जो पूछा था आपको, 2 अध्यक्ष था। ये तो बड़ी फंसाता है जी। ठीक है, एगो था जो ना वसुमित्र, अगर डीपली पढ़ोगे आप लोग, देखो बीपीएससी वाला दरोगा वाला लड़का जरूर पढ़ा होगा यार, खास करके बिहार वाला। वसुमित्र जो था, वसुमित्र इसका अध्यक्ष था, लेकिन अश्वघोष इसका उपाध्यक्ष था। तो क्वेश्चन घुमा देगा अगर सेट करना है। मेरे जैसा क्वेश्चन सेट करने वाला रहेगा तो पक्का फंसा देंगे। ठीक है, तो इसको याद रख लेना कि आपको अध्यक्ष था उस समय वसुमित्र और उपाध्यक्ष था आपको
अश्व घोष। तो ये उसी के समय में ये जो था ना, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, एक था बट गया था हीनयान और दूसरा आपका महायान में बट चुका था। तो ये ऐसा कंसेप्ट है, इसको आप लोग याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपको बौद्ध धर्म से पूछा जाता है, ठीक है, संगीतियों के रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन और देखो, 2 क्वेश्चन वो भी बताता हूँ मैं, वो भी आपके एग्जाम में देखो पूछा जाता है। जैसे बौद्ध संगीति था ना दोस्तों, वैसे जैन संगीति भी था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो 2 जैन संगीति का आयोजन हुआ था। पहला हुआ था आपको, देखो पहला जो हुआ था आपको, ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, बिहार में पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। उस समय अध्यक्ष था उसका इसका दोस्त था जी, उसका चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्त था ना अस्तुलभद्र। तो अस्तुलभद्र के समय में हुआ था, अस्तुलभद्र के समय हुआ था। दूसरा का जो हुआ था मेरे दोस्त, वल्लभी में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है, ये मोदी जी के घर में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। और ये इसका अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो वही देवर्धि क्षमा श्रवण था उसका अध्यक्ष। तो ये कंसेप्ट है, आपको इसको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। 16 महाजनपद में मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? हाँ, मगध का जो वास्तविक रियल फाउंडर जो है ना मेरे दोस्त, वो बोला जाता है बिंबिसार को। यहाँ से भी देखो 2 क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए पूछा जाता है। 16 महाजनपद का सबसे पहले आपको जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, और एक जैन धर्म के अंगुत्तर निकाय में बौद्ध धर्म का उल्लेख मिलता है। जिसमें से 16 महाजनपद में आपको 3 गो बिहार में था, ये भी याद रखना, ठीक है। और एक मात्र दक्षिण भारत वाला पूछा जाता है। दक्षिण भारत में मात्र एक था जिसका अस्मक, ठीक है, अस्मक। तो ये मेरे दोस्त याद रखना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन वीडियो लॉन्ग हो रहा है, मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म भी करना है। चलिए, सुदर्शन झील, देखो ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सुदर्शन झील का निर्माता पुष्यगुप्त वैश्य किस शासक का राज्यपाल था? तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन था वही चंद्रगुप्त ही था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। एग्जाम में पूछा भी जाता है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था। तो इसको आप लोग पता होना चाहिए। बाद में इसका जीर्णोद्धार बहुत अलग अलग शासकों द्वारा भी किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक तरफ साहित्य और उसके साहित्यकार है, तो स्वप्नवास दत्ता एंसेंट काल वाला पुस्तक है, बहुत ही एग्जाम में पूछा है। इसको इसका जो भाष लिखा है इसको चंद्र व्याकरण, तो चंद्र व्याकरण का जो ये अमर सिंह ने लिखा है, गलत है। चंद्र व्याकरण जो है ना भाई, चंद्र गोमिन इसको लिखा है, ठीक है, चंद्र गोमिन। तो ये आप लोग याद रखना। अमरकोश पता है क्या लिखा है? ये अमर सिंह पे अमरकोश लिखा है, अमरकोश, अमरकोश बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। अमर सिंह क्या पुस्तक लिखा है? तो ये अमरकोश लिखा है। बाकी सब सही है। गोडबाहो लिखा है वाकपति राज, और सेतुबद्ध लिखा है प्रवर सेन। तो ये चारों पुस्तक इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये अमरकोश वाला भी याद रखना, इसको अमर सिंह लिखा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, एक तरफ सूफी संत और दूसरा स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में। ख्वाइदीन मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, तो भैया अजमेर में, ये सही है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ये जो आपका स्थान है कहाँ है ये? तो ये दिल्ली में, मैं बहुत बार जाके देख चुका हूँ, मिल चुका हूँ। बाबा फरीद भी ठीक है, पंजाब में सही है। हजरत निजामुद्दीन औलिया गुलबर्गा नहीं भैया, ये तो निजामुद्दीन में है, मेरा कॉलेज था, मैं बहुत बार गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये निजामुद्दीन में यानी दिल्ली में है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी दिल्ली आते हो तो आप जरूर यहाँ पे आना, हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास। क्यों आना, ये मैं रीज़न बताता हूँ। अगर आप मेडावल अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो यहाँ पे देखो, अभी कभी दिल्ली आए होंगे भी हो, तो एक तरफ आपको हुमायूं का मकबरा होता है, ठीक है, हुमायूं का मकबरा है, और सामने निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है। दोनों का जो 90 डिग्री का जो एंगल बनता है ना, बहुत ही देखने में बेहतरीन आपको देखने, एक तरफ सूफी और एक तरफ आपको शासक, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। और ये हजरत निजामुद्दीन औलिया तो वही आपको फेमस है उस समय, जब आप पढ़े होंगे दिल्ली सल्तनत, कौन? अलाउद्दीन खिलजी के समय हजरत निजामुद्दीन औलिया होता है, ठीक है। एक ऐसा सूफी जो अपने आप में योग्य था, जितना अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को हीरो मानता था, उससे ज़्यादा ये हजरत निजामुद्दीन अपना अलग ही स्वैग था। चलिए ये सब बातें होते रहेगा। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल कर्म के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा कब होता है मेरे दोस्त? तो आपको पता है ये 12 मार्च को शुरू होता है, 12 मार्च 1930 को शुरू होता है दांडी मार्च, ठीक है। और इसमें 78 व्यक्ति इसमें भाग लेता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये आपको पता है 240 मील बहुत लंबा दूरी तय करता है, जिसे 24 दिन तक पैदल यात्रा करना पड़ता है, ठीक है। और लेकिन ये देखो इसमें ये फंसाता है,
ये 6 अप्रैल को ख़त्म होता है ये, ठीक है। नमक कानून तोड़ता है ना इसमें, 6 अप्रैल 1930 को ये आपको नमक कानून ख़त्म कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डेट याद रखना, ठीक है। इसमें 78 अनुयायी भाग लिया था, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और ये लास्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। पूना समझौता, देखो पूना समझौता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पूना समझौता कब होता है? तो पूना समझौता ये 26 सितंबर 1932 को होता है पूना समझौता। ये किसके किसके बीच में होता है ये भी पूछता है एग्जाम में, बहुत बार देखे होंगे। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है पूना समझौता। तो भैया दोनों याद रखना। हो गया ये पूना समझौता भी हो गया आपका। खेड़ा, तो खेड़ा तो आपको पता है, खेड़ा 1918, कहाँ गया दोस्त, खेड़ा 1918 हो गया आपको, इसको याद रखना। असहयोग आंदोलन तो आपको पता होगा 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। तो ये चारों डेट आपको मैं बता दिया, इसको आप आसानी से इसको व्यवस्थित कर लेना, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आपका। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स प्रस्ताव के उत्तरी पथ यानी चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दिया था? तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन भारत आता कब है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो ये 22 मार्च को भैया, 22 मार्च 1942 को मेरे दोस्त ये क्रिप्स प्रस्ताव यानी क्रिप्स मिशन भारत आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन किसने कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दिया था? तो हमारे बापू यानी महात्मा गांधी जो थे वो पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दिया था। तो इसको आप लोग याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करवा दिया हूँ, तो इसको आप लोग जरूर 1-2 बार करके आप देख लीजिएगा, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो भी मेरा वीडियो आता है बहुत ही 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, मैं उस वीडियो वैसा ही चीज़ लेकर आता हूँ अपने वीडियो में जो आपका क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो और आपके एग्जाम में वो प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि मैं भी जॉब में कर रहा हूँ, 10 साल से एजुकेशन सिस्टम में लगा हुआ हूँ, ठीक है। अभी भी मैं एग्जाम देता हूँ ताकि क्वेश्चन के स्तर को देखने के लिए, तो आपको अच्छा रहेगा। इसको आप लोग रिवीजन कीजिए, बहुत आगे चल के फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, अगर फुर्सत रहा तो बहुत 1-2 दिन में बना के मैं दे दूंगा, तब तक इसको रिवीजन कीजिए। करंट अफेयर वाला भी मेरा सीरीज चल रहा है, प्रतियोगिता दर्पण को कवर करता हूं और एक बिहार दृष्टि मैगजीन को भी कवर करता हूं। तो आपका वो भी एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं करंट अफेयर का। और बाकी मैं जो छोटे छोटे वीडियो डालता हूँ उसको आप लोग देखा कीजिए, आपका स्कोर अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।